नमस्कार, हमारे एगनू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ सोशल वर्क SOSW, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स HIV और परिवार शिक्षा में प्रमाण पत्र, कैफे BFE-101 HIV एड्स के मूल तत्व, ब्लॉक 1 HIV एड्स के मूल तथ्य, इकाई 1 HIV एड्स का वैश्विक और राष्ट्रीय परिदृश्य। 1.0 उद्देश्य, विश्व के अन्य भागों की अपेक्षा HIV हमारे देश में काफी बाद में सामने आया है, तथापि यह जानलेवा रोग बहुत तेजी से फैल रहा है और अब एक गंभीर सामाजिक, आर्थिक और जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में उभरा है। एड्स अपने शिकार बनाने में आयु, लिंग, व्यवसाय और धर्म, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिकी और पारिवारिक स्थिति के बीच कोई भेदभाव नहीं बरतता। एड्स की त्रासदी से अफ्रीका के देश सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं और पश्चिम में इसकी पुनरावृत्ति की संभावना है, और यदि इसका सामना, नियंत्रण करने के लिए समय पर उपाय नहीं किए गए तो संभवतः अगले कुछ वर्षों में भारत में भी यही स्थिति हो जाएगी। एड्स के लिए किसी भी वैक्सीन के अभाव के कारण एड्स ग्रस्त रोगियों की देखभाल ठीक प्रकार से कर पाना संभव नहीं लगता है। इस रोग को फैलने से रोकने व नियंत्रण के लिए कार्यनीतियां विकसित करनी जरूरी हैं। अवसरवादी रोगी के उपचार के क्षेत्र में समय पर हस्तक्षेप करने की तत्काल आवश्यकता है, जो देखभाल और सहायता की जरूरत वाले व्यक्तियों के लिए स्वस्थ जीवन शैली के पक्षधर हों और उन्हें अनुकूल पर्यावरण प्रदान करने योग्य हों। इसके लिए देश के प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति से तत्काल व प्रभावी अनुक्रिया की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से हमने ये पाठ तैयार किए हैं, जो आपको पुस्तकों या खंडों के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे। ये पहली इकाई HIV एड्स के वैश्विक एवं राष्ट्रीय परिदृश्य पर आधारित है। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप HIV एड्स के विश्वव्यापी परिदृश्य से परिचित हो सकेंगे। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में HIV एड्स की स्थिति और इन क्षेत्रों की विभिन्न सरकारों द्वारा किए गए प्रमुख प्रयासों का विश्लेषण कर सकेंगे। भारत में HIV एड्स की समस्या के बारे में जान सकेंगे और सामाजिक आर्थिक विकास में HIV एड्स की समस्या के प्रभाव को समझ सकेंगे। 1.1 प्रस्तावना, एड्स जो कि मानव जाति के सर्वाधिक भयंकर रोगों में से एक है। यह विश्व के लगभग प्रत्येक हिस्से में फैल चुका है और प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक खतरा बन चुका है। HIV संक्रमण का प्रथम मामला 1981 में अमेरिका के समलैंगिकों के बीच सामने आया, जबकि भारत में HIV का प्रथम मामला 1986 में भारत के चेन्नई प्रांत के व्यावसायिक सेक्स कार्यकर्ताओं के बीच सामने आया। HIV एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम UNAIDS और विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की संयुक्त वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2006 तक लगभग 3.72 करोड़ वयस्क और 23 लाख बच्चे HIV संक्रमण से प्रभावित हो चुके थे। बड़े पैमाने पर फैले हुए HIV एड्स के लिए कोई भी जन स्वास्थ्य कार्यक्रम बनाने के लिए गंभीर रूप से विचार करना होगा। इस भाग में हम विश्वव्यापी, क्षेत्रीय स्तर पर HIV एड्स की व्याप्ति और सामाजिक आर्थिक विकास पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करेंगे। 1.2 HIV एड्स का वैश्विक परिदृश्य, विश्व स्वास्थ्य संगठन और UNAIDS के अनुसार विश्व में सन 2006 के अंत तक पुरुष, महिलाओं और बच्चों सहित HIV से संक्रमित लोगों की संख्या 3.95 करोड़, परिसीमा 3.414.71 करोड़ हो जाएगी। वयस्क 3.72 करोड़, परिसीमा 3.214.45 करोड़, महिलाएं 1.77 करोड़, परिसीमा 1.512.09 करोड़। 15 वर्ष की आयु के बच्चे 23 लाख, परिसीमा 1735 लाख। वर्ष 2005 में HIV से संक्रमित नए लोग कुल 43 लाख, परिसीमा 3666 लाख। वयस्क 38 लाख, परिसीमा 3257 लाख। 15 वर्ष की आयु के बच्चे 5.3 लाख, परिसीमा 4.16 लाख। वर्ष 2006 में HIV से संक्रमित नए लोग कुल 29 लाख, परिसीमा 2535 लाख। वयस्क 26 लाख, परिसीमा 2230 लाख। 15 वर्ष की आयु के बच्चे 3.8 लाख, परिसीमा 2.95.0 लाख।
1990 के दशक में एड्स लगभग सारे विश्व में एक मुद्दा बन गया। सन 1992 के यूरोप में अधिकांश मामले फ्रांस, इटली, स्पेन, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम से थे। स्विट्जरलैंड 65 मामले, फ्रांस 66 मामले और स्पेन 67 मामले जैसे कुछ देशों में ये दर अपेक्षाकृत अधिक थी। अमेरिकन महाद्वीप अमेरिका के अलावा कनाडा, ब्राजील और मैक्सिको में एड्स से जुड़े अधिकतर मामले सामने आए हैं। बरमुडा और बारबाडोस में एड्स के मामलों की अधिकतम दर देखी गई। दक्षिण पूर्व एशियाई और प्रशांत क्षेत्र के देशों ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, भारत और इंडोनेशिया में HIV संक्रमण से संक्रमित लोगों की संख्या काफी पाई गई। HIV संक्रमण की महामारी का परिदृश्य अत्यंत ही गतिशील व तीव्रता से फैलने वाला रोग है और वास्तव में विश्व को कोई एक भी देश ऐसा नहीं है जो इसके प्रभाव से बचा हो। वर्ष 2006 के अंत तक 3.95 करोड़, परिसीमा 3.41, 4.71 करोड़ लोग HIV से संक्रमित हो चुके थे। वर्ष 1981 में एड्स का पहला केस पहचाना गया था। तब से लेकर आज तक HIV एड्स महामारी ने 2 करोड़ से अधिक लोगों को अपना शिकार यानी मौत के घाट उतार दिया है। वर्ष 2005 में ही 49 लाख, परिसीमा 4,364 लाख नए लोग HIV से संक्रमित हुए थे और 31 लाख से अधिक, परिसीमा 2,836 लाख लोगों की एड्स के कारण मृत्यु हुई थी। इस रोग ने सबसे कठोर आघात उप सहारा अफ्रीका को किया है और इसमें 2.47 करोड़, परिसीमा 2.18 2.77 करोड़ लोग HIV से पीड़ित हैं। उप सहारा अफ्रीका में कुल लोगों की जनसंख्या के 2/3 लोग HIV से संक्रमित हैं, जिनमें HIV से संक्रमित सभी महिलाओं की 77% महिलाएं संक्रमित हैं। एक आकलन के अनुसार वर्ष 2006 में इस क्षेत्र में HIV से संबंधित बीमारियों से 21 लाख, परिसीमा 18-24 लाख लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जबकि इसके अलावा 28 लाख, परिसीमा 24-32 लाख लोग HIV से और संक्रमित हो गए हैं। उप सहारा अफ्रीका के बाहर कुछ एशियाई देशों और पूर्वी यूरोप में हाल ही यह महामारी तेजी से फैल रही है। चीन, भारत और इंडोनेशिया जैसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में इसका विशेष प्रकोप रहा है। इतिहास में एड्स अधिकतर भूमंडलीकृत हो चुकी है और हम इसके साक्षी हैं कि यह महिलाओं में तीव्रता से फैल रही है। यदि व्यापक रूप से देखा जाए तो कुल आधी जनसंख्या का आधा भाग 15-49 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं इससे पीड़ित हैं। HIV महामारी की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे प्रभावी कार्यक्रमों के बावजूद इसका विस्तार पूरे विश्व में बढ़ता जा रहा है। इस तालिका में दर्शाई गई संख्या सीमाएं एवं उनका क्षेत्र और आकलन उपलब्ध सूचनाओं पर आधारित हैं। इसकी सीमाएं और क्षेत्र पिछले वर्षों से अधिक परिशुद्ध हैं तथा इसको तैयार करते हुए अधिक सुस्पष्ट और परिशुद्ध बनाने का प्रयास किया गया है। UN एड्स की रिपोर्ट से पता चलता है कि HIV से ग्रसित लोगों की अधिकांश संख्या विश्व की लगभग 95% विकासशील देशों में रहती है। रिपोर्ट ये भी दर्शाती है कि विनोदी पुरुषों के असुरक्षित यौन व्यवहार के कारण HIV अभी भी औद्योगिकृत देशों में एक चुनौती है। अंतःशिरा औषधि के दुरुपयोग के कारण पूर्वी यूरोप और केंद्रीय एशिया में HIV के प्रभाव में तीव्र बढ़ोतरी हुई है। यही कारण मध्य पूर्व में देखने में आया है, हालांकि वहां एड्स के मामले अपेक्षाकृत कम हैं। 1.3 HIV एड्स का क्षेत्रीय परिदृश्य। इस भाग में हम विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों के उपसहारा अफ्रीका के विशिष्ट संदर्भ में HIV एड्स की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इन क्षेत्रों में उपसहारा अफ्रीका, मध्य एशिया, यूरोप और संयुक्त राष्ट्र, एशिया और प्रशांत, लैटिन अमेरिका, पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया, पूर्वी और उत्तरी अफ्रीका तथा उच्च आय प्राप्त देश शामिल हैं। उपसहारा अफ्रीका। उपसहारा अफ्रीका में विश्व की 10% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पर विश्व की HIV की कुल जनसंख्या का 60% संक्रमित रोगियों का निवास स्थान है। दक्षिण अफ्रीका में विश्व के कुल HIV एड्स के रोगियों की 30% जनसंख्या है, जबकि यहाँ की आबादी विश्व की केवल 2% ही है। एक आकलन के अनुसार वर्ष 2006 में 28 लाख इस क्षेत्र में नए संक्रमित रोगियों का पता लगा है। यद्यपि इस रोग की संख्या में अभी एक ठहराव देखा गया है, किंतु मादागास्कर और स्वाज़ीलैंड में अभी भी संक्रमित रोगियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है।
युगांडा में संक्रमण की संख्या में कुछ कमी आई है। इसका कारण इस रोग की रोकथाम के साधनों को अपनाना हो सकता है। साथ ही संक्रमित रोगियों की मृत्यु दर में वृद्धि होना एक अन्य कारण है जिससे रोगियों की जनसंख्या में कमी आई है। अफ्रीका में HIV एक सामान्य महामारी है। यहाँ पर उच्च जोखिम वाले समूहों पर कभी भी पाबंदी या उन्हें सीमित नहीं किया जा सका है। इस क्षेत्र में उच्च संक्रमण के लिए अनेक कारक जिम्मेदार हैं, जैसे कि गरीबी और सामाजिक अस्थिरता, यौन क्रियाओं से संचरित रोग, सामाजिक हिंसा तथा प्रव्रजन या प्रवासी श्रमिक व्यवस्था इत्यादि। यहाँ पर देशांतरगामी महामारी अपने पूरे जोर पर है तथा अफ्रीका की महिलाएं पुरुषों की तुलना में संक्रमण से 1.2 गुना अधिक संक्रमित हैं। ओसिनिया एक आकलन के अनुसार ओसिनिया में 74,000 लोग 45,000 1,20,000 HIV से संक्रमित हैं। यद्यपि ऐसा विश्वास किया जाता है कि वर्ष 2006 में लगभग 4,000 के लगभग लोग एड्स के कारण मौत के शिकार हो गए। इसके साथ ही लगभग 71,000 के करीब लोग HIV के नए रोगी संक्रमित हो चुके हैं। ये रोग अधिकतर उन लोगों पर यानी पुरुषों में दिखाई देता है जो समलिंगी हैं। यहाँ पर इतलिंगकामियों की संख्या बहुत कम दिखाई देती है। यही स्थिति न्यूजीलैंड में भी स्पष्ट दिखाई देती है। ओसिनिया क्षेत्र में विशेषकर पापा न्यू गुइनिया में HIV का संक्रमण बेहद ऊंचे स्तर पर है। ओसिनिया क्षेत्र के अतिरिक्त HIV संक्रमण कुछ कम है, परंतु यहाँ के समुदाय में STD का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में HIV महामारी अपने विभिन्न तरीके से फैल रही है। वर्ष 2006 के अंत में लगभग 17 लाख, परिसीमा 1.26 लाख लोग HIV से पीड़ित थे, जबकि वर्ष 1995 में ये संख्या 1.6 लाख थी, जिसकी तुलना में ये संख्या बहुत अधिक है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि वर्ष 2006 में 84,000 के लगभग लोग एड्स के कारण मौत के शिकार हो गए। इसके साथ ही लगभग 270,000 के करीब लोग HIV के नए रोगी संक्रमित हो चुके हैं। 2005 के दौरान एक आकलन के अनुसार 2.7 लाख लोग, परिसीमा 1.46 लाख नए संक्रमित हुए, जबकि 62,000, परिसीमा 39,000 लोग एड्स से मृत्यु को प्राप्त हुए। इस क्षेत्र के बाहर मुख्य दबाव सुई से मादक द्रव्य दुरुपयोग करने वालों का है, जिनके व उनकी गतिविधि से स्थिति विस्फोटक बन गई है और संक्रमण का स्तर इतना दुर्दांत हो गया जो सोवियत शासन के दौरान भी इतनी अधिक मौतें नहीं हुई थी। इसकी सबसे विशिष्ट बात यह है कि संक्रमित लोग सबसे अधिक छोटी आयु के हैं। इसकी तुलना में उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप में केवल 30% लोग हैं जिनकी आयु 30 वर्ष से कम है। उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व केवल कुछ एक देशों को अपवाद स्वरूप मान ले, फिर भी उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व में इस महामारी की रोकथाम के लिए कोई व्यवस्थित निगरानी विकसित नहीं की गई है। एड्स की यदि अग्रिम अवस्था पर एक नजर डालें तो मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में इसकी स्थिति बदतर होती जा रही है और वर्ष 2006 में एक आकलन के अनुसार तात्कालिक स्थिति जिसमें HIV संक्रमित लोगों की संख्या 68,000, परिसीमा 41,000 - 2,20,000 हो चुकी है। एक अनुमान के अनुसार इस क्षेत्र में HIV से संक्रमित लोगों की संख्या 4.6 लाख, 2.7 लाख, 7.6 लाख के लगभग है। इसके साथ ही एक आकलन के अनुसार एड्स से संबंधित स्थिति में 2006 तक 36,000, 20,000, 60,000 वयस्कों और बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। इसके अतिरिक्त HIV संचरित करने वाले उच्च जोखिम वाले लोगों की स्थिति से निपटने के लिए कोई समुचित निगरानी का कार्य नहीं किया गया है। ये लोग यौन कार्यकर्ता, सुई से मादक द्रव्य दुरुपयोग करने वाले व्यसनी और पुरुषों से पुरुष यौन क्रिया में लिप्त लोग हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इस महामारी को फैलाने वाली जनसंख्या की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। अनेक देशों में उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि 6 लाख लोग HIV से संक्रमित हैं। इन सूचनाओं के आधार का प्रस्तुतिकरण और सुझाव है। इस क्षेत्र में सबसे भयंकर स्थिति सूडान की है। एशिया। अभी हाल के एशिया के बारे में एक आकलन से पता लगता है कि वर्ष 2006 में HIV से संक्रमित लोगों की जनसंख्या लगभग 86 लाख की है। इसमें पिछले वर्ष नए संक्रमित 96,000,640,000 - 2.5 लाख लोगों की संख्या शामिल है। वर्ष 2006 में लगभग 6.3 लाख, परिसीमा
4.39.0 लाख लोगों की एड्स से मृत्यु हुई है। युवा लोगों जिनमें 15-24 वर्ष आयु वर्ग के हैं, महिलाओं 0.3%, परिसीमा 0.3%, तथा पुरुषों का 0.4%, परिसीमा 0.3-0.5% है, जो 2003 के अंत तक HIV से संक्रमित हो चुके हैं। इस क्षेत्र में इस महामारी का संपूर्ण संकेंद्र है सुइयों से लेने वाले मादक द्रव्य दुरुपयोग करने वाले व्यसनी, समलिंगी यानी पुरुषों से पुरुष लैंगिक क्रियाओं में लिप्त लोगों, यौन कार्यकर्ता तथा इनके पास आने वाले ग्राहक तथा इनके यौनिक क्रियाओं के भागीदार लोग। एक भविष्यवाणी के अनुसार चीन में वर्ष 2010 तक यदि समुचित उपाय नहीं किए तो HIV संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ हो सकती है। चीन में यह महामारी सुइयों द्वारा मादक द्रव्य लेने के कारण फैली है। इस महामारी की प्रारंभिक स्थिति में फैलने का कारण व्यावसायिक रक्त दानकर्ताओं के कारण हुई है। एशिया के भागों पर एक नज़र डाली जाए तो वहां पर HIV की दर अभी कम ही दिखाई देती है, अर्थात बांग्लादेश में HIV का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इसका मुख्य कारण लोग लैंगिक व्यावसायिक कार्यकर्ताओं के पास संसर्ग में हुआ है और सुइयों से मादक द्रव्य व्यसनी इसके प्रमुख कारण हैं। यही स्थिति पाकिस्तान में भी दिखाई देती है। दक्षिण पूर्व एशिया में 3 ऐसे देश हैं जहां पर इस महामारी का प्रभाव है। ये देश कंबोडिया, थाईलैंड और म्यांमार हैं। एशिया में कंबोडिया सबसे जोखिम वाला क्षेत्र है। HIV का प्रभाव यौनिक कार्यकर्ताओं और उनके साथ लैंगिक भागीदारों के बीच कुछ कम हुआ है। थाईलैंड में इस महामारी के स्वरूप में परिवर्तन हुआ है। यद्यपि HIV का संचरण ग्राहकों के जोड़ों में तथा लैंगिक कार्यकर्ताओं के भागीदारों, IV ड्रग्स का प्रयोग करने वाले और आप्रवासियों में अब कम दिखाई देता है। वियतनाम और इंडोनेशिया में नई महामारी का उद्गम हो रहा है। ये देश के अलग अलग हिस्सों में भिन्न प्रकार से दिखाई दे रहा है। इस महामारी का प्रमुख कारण IV द्रव्य इस्तेमाल करने वालों और असुरक्षित यौन क्रिया करने वालों के बीच है। इसका संकेंद्र बना हुआ है लैटिन अमेरिका। लगभग 17 लाख लोग लैटिन अमेरिका में HIV से संक्रमित हैं। वर्ष 2006 में लगभग 65,000 लोगों, परिसीमा 51,000 नए संक्रमित हुए हैं। 84,000 की एड्स मौत हुई और 1,49,000 युवा लोगों में जिनका आयु समूह 15-24 वर्ष का है, जिनमें महिलाएं 0.4% हैं और पुरुषों का 0.6%, परिसीमा 0.6-0.9% है। ये 2005 में HIV से संक्रमित थे जो इटलिंगी कौमी होने के कारण संक्रमित हुए थे। अब मध्य अमेरिका में सुइयों में मादक द्रव्य लेने वाले व्यसनियों की भूमिका कम हुई है, किंतु मुख्य रूप से वायरस यौनिक क्रियाओं के माध्यम से संक्रमित हो रहा है। हाल में हुए एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि लैंगिक कार्यकर्ताओं से HIV संचरण की परिसीमा में कमी आई है, जो इस प्रकार है। निकारागुआ में 1%, पनामा में 2%, एल साल्वाडोर में 4% तथा ग्वाटेमाला में 5% एवं होंडुरस में 10% पाई गई है। HIV संक्रमण का स्तर पुरुषों से पुरुषों के साथ लैंगिक क्रिया करने वालों में समान रूप से उच्च जोखिम देखा गया है। अनेक देशों में पुरुष समलिंगी लोगों में संचरण का तरीका या प्रणाली एक जैसी ही है, और किंतु कोलंबिया और पेरू में इसकी स्थिति ध्यान देने योग्य है। बहरहाल, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। इसकी भयंकरता व्यापक है और इससे अधिकतर पुरुष वर्ग संक्रमित होता है, और यही लोग फिर महिलाओं को संक्रमित कर देते हैं अथवा महिलाओं में वायरस संचारित कर देते हैं। कैरिबियन। अभी हाल के एक आकलन से पता चला है, वर्ष 2006 में HIV से संक्रमित लोगों की संख्या लगभग 2,50,000 190,320 है। वह 27,000 वे लोग हैं जो वर्ष 2006 में संक्रमित हुए हैं। वर्ष 2006 में 19,000 लोगों की एड्स से मृत्यु है। युवा लोगों में जिनका आयु वर्ग 15-24 वर्ष का है, इनमें महिलाएं 2.9%, परिसीमा 2.4-5.8% तथा पुरुषों का 1.2%, परिसीमा 1.0-2.2% है, जो वर्ष 2003 के अंत तक HIV से संक्रमित हो चुके थे। कैरिबियन क्षेत्र में 7 देशों में 3 देशों में HIV संक्रमण का राष्ट्रीय स्तर है, जिनमें कम से कम 3% है। ये है बाहमास, हायती और त्रिनाड तथा टोबागो। बारबाडोस में 1.5%, परिसीमा 0.4-5.4%
है तथा क्यूबा में सबसे कम संचरण का स्तर 1% है। कैरिबियन में महामारी का प्रमुख कारण इतलिंगी कामुकता है और इसका मुख्य केंद्र अनेक स्थानों में लैंगिक कार्यकर्ता और उनके सहभागी हैं। परंतु वायरस फिर भी आम लोगों में फैल रहे हैं। सबसे अत्यधिक प्रभावी देश हायती है, जहां पर राष्ट्रीय स्तर 5.6%, परिसीमा 2.5-11.9% है। बहरहाल HIV संचरण में बहुत ही विषय दृश्य दिखाई देता है। इसका मुख्य कारण विशेष निगरानी को लागू करने से HIV संचरण का स्तर 13% से गिरकर उत्तर पश्चिमी देशों में 2.3% रह गया है। डोमिनिकन गणतंत्र में HIV महामारी की स्थिति अत्यंत भयंकर है। बहरहाल डोमिनिकन गणतंत्र में पहले के उच्च संचरण स्तर में कमी आई है, जिसका मुख्य कारण इस महामारी की रोकथाम के लिए विशेष प्रभावी प्रयास किए गए हैं। उच्च आय प्राप्त देश। एक आकलन के अनुसार वर्ष 2005 में इन देशों में HIV से संक्रमित 19 लाख, परिसीमा 13,26,00,000 लोग मौजूद हैं। पिछले वर्ष HIV से संक्रमित लोगों की संख्या 65,000 के लगभग थी। इसमें युवा वर्ग 15-24 वर्ष की महिलाओं का 0.1%, परिसीमा 0.3% तथा पुरुषों का 0.2%, परिसीमा 0.3% था। यह आंकड़े 2003 के अंत तक के हैं। उच्च आय प्राप्त देशों में अन्य देशों की स्थिति से भिन्न है। यहाँ पर सबसे अधिक संख्या उन रोगियों की है जो संक्रमण होने पर एंटीरिट्रोवायरल द्वारा अपना इलाज कराते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अन्य देशों की तुलना में ये लोग अधिक दिनों तक स्वस्थ रहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में एड्स से मरने वालों की संख्या में बराबर कमी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर लोग एंटीरिट्रोवायरल के माध्यम से अपना उपचार और देखभाल करने में समर्थ हैं। वर्ष 1998 में एड्स से मरने वालों की कुल संख्या 19,005 थी, जो 2002 में घटकर 16,371 ही रह गई। पश्चिमी यूरोप में एड्स से मरने वालों की संख्या में लगातार कमी आ रही है, जैसे कि 2001 में ये संख्या 3,373 थी, जो वर्ष 2002 में घटकर 3,101 रह गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसके लगभग आधी संख्या हाल के वर्षों में देखी गई है, जो वास्तव में अफ्रीकन अमेरिकन की है। इनकी यहाँ पर 12% जनसंख्या है, परंतु इनमें संक्रमण का अनुपात श्वेतों से 11 गुना अधिक है। अनेक उच्च आय प्राप्त देशों में इस महामारी को फैलाने में यौन क्रियाओं के माध्यम से पुरुष वर्ग ही इसको फैलाता है। उदाहरण के लिए इस संबंध में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, ग्रीक, न्यूजीलैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में HIV संक्रमण का प्रमुख स्रोत पुरुष वर्ग ही है। हाल के वर्षों में देखा गया है कि इतलिंगी कामुकता के कारण यह महामारी औद्योगिक विश्व में तेजी से फैली है। बेल्जियम, नॉर्वे और यूके सहित अनेक पश्चिमी यूरोपीय देशों में इतलिंगी कामुकता के कारण इस महामारी के संक्रमण में वृद्धि हुई है। इन देशों के लोगों ने इस संचरण में प्रमुख भूमिका निभाई है तथा उपसहारा अफ्रीका सहित इन देशों ने इस महामारी के सामान्य लोगों में फैला दिया है, क्योंकि पश्चिमी यूरोप, इटली तथा स्पेन सहित देशों में अभी तक HIV सूचना की व्यवस्था राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हुई है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि क्या ये परंपरा पश्चिमी यूरोप के अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह से व्याप्त है। उच्च आय प्राप्त देशों में HIV को फैलाने में सुइयों से मादक द्रव्य लेने वाले व्यसनियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वर्ष 2002 में पश्चिमी यूरोप, पुर्तगाल 50% से अधिक केसों के लिए जिम्मेदार है। में HIV संक्रमण के सभी सूचित केस 10% अधिक आंके गए थे। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में सुइयों से मादक द्रव्य के व्यसनियों के कारण HIV का संचरण 25% आंका गया है। साझा सुइयों का प्रयोग या विसंक्रमित किए बिना किए गए प्रयोग से HIV का संक्रमण यहाँ के देशीय लोगों के कारण हुआ, जो बहुत ही गरीब तथा औद्योगिक विश्व में बेसहारा और सीमांत लोग थे। एशियाई देशों में HIV एड्स की स्थिति। एक आकलन के अनुसार एशिया में 74 लाख, परिसीमा 50 लाख से 1.05 करोड़ लोग HIV से पीड़ित हैं। इस भाग में हम कुछ एशियाई देशों की HIV एड्स की स्थिति पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। चीन। एक आकलन के अनुसार यदि चीन ने उपयुक्त कार्रवाई न की तो वर्ष 2010 तक HIV संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ हो सकती है। वायरस सभी 31 प्रांतों, स्वायत्त क्षेत्रों और नगरपालिकों में फैल चुका है।
हालांकि प्रत्येक क्षेत्र में इस महामारी का अलग अलग ढांचा और स्थिति है। इनमें से कुछ में सुइयों द्वारा मादक द्रव्यों के साझा प्रयोग से संक्रमण हुआ है। मादक द्रव्य दुरुपयोग के व्यसनियों द्वारा सुइयां प्रयोग करने से जिंगजियान में 35.80% तथा गोंगाडांग में 20% संक्रमण हुआ है। अन्य क्षेत्रों में जैसे कि अनहुई, हेनान और सांगडोंग में 1990 के दशक में HIV ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई दी थी। वे ग्रामीण लोग अपना रक्त प्लाविका बेचते ताकि वे अपने खेतों में उस अतिरिक्त धन को लगाकर कुछ अच्छा पैदा करें। कुछ समुदायों में संक्रमण का स्तर 10-20% से बढ़कर 60% तक हो गया है। इसके परिणामस्वरूप बहुत सारे लोग एड्स की महामारी से मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। कंबोडिया का राष्ट्रीय HIV स्तर लगभग 3% है, जो एशिया में सबसे उच्च रिकॉर्ड किया गया है। आंकड़े इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि कंबोडिया के स्वरूप में महामारी का ये नाटकीय परिवर्तन हुआ है। वेश्यालयों और गैर वेश्यालयों के यौन क्रिया कार्यकर्ताओं और उनके भागीदार तथा ग्राहक के आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 1999 और 2002 के बीच HIV संक्रमण में बहुत कमी देखी गई है, तथा HIV के संक्रमण स्तर में 1998 में 43.1% था, जो 2003 में गिरकर 21% पर आ गया था। थाईलैंड में वर्ष 2006 के अंत में लगभग 5,80,000 9,20,000 वयस्क व बच्चे HIV से पीड़ित थे। HIV संक्रमण संख्या वर्ष 1991 में लगभग 1.4 लाख में थी, जो 2005 में घटकर मात्र 18,000 रह गई थी। यह उपलब्धि मुख्य रूप से इस कारण हुई थी कि लोग यौन क्रिया करते समय कॉन्डोम का प्रयोग करने लगे थे और उन्होंने वेश्यालयों में जाना कम कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप संक्रमण में खासा कमी आई। बहरहाल, थाईलैंड में महामारी के परिदृश्य में कुछ वर्षों से परिवर्तन हुआ है। इस बात के प्रमाण है कि HIV दंपतियों और लैंगिक कार्यकर्ताओं और उनके साझीदारों में तथा समाज के बेहद गरीबों के सीमांत समुदायों में इसका संचरण हो रहा है, जैसे कि सुइयों से मादक द्रव्यों का प्रयोग करना और आव्रजन इसका प्रमुख कारण है। इसके बावजूद थाईलैंड की इस रोग पर सफलता पाना अविवादित है, जिसने अपने समुचित प्रभावी प्रयासों से इसकी रोकथाम के लिए कार्य किए हैं। विशेषकर यह प्रयास इतलिंगी कामुकता वाले पुरुषों, मादक द्रव्यों का प्रयोग सांझी सुइयों से करने वाले लोगों में ये संक्रमण अभी भी उच्च जोखिम वाला बना हुआ है। बैंकॉक में 2003 में एक जांच के दौरान पाया गया कि जो पुरुषों के साथ यौन क्रिया करते थे उनमें संक्रमण 15% और जो लोग यौन क्रियाओं के साथ कॉन्डोम का प्रयोग नहीं करते थे उनकी संचरण 21% पाया गया। अधिकतर थाई युवा वेश्यालयों में इसलिए नहीं जाते हैं कि उनको भय है कि वे भी HIV से संक्रमित हो सकते हैं। बहरहाल, ऐसा लगता है कि व्यावसायिक यौन कार्यकर्ताओं का संरक्षण अब कम हो गया है और यह विवाहेतर सामान्य संबंधों में परिवर्तित हो गया है। ध्यान रहे कि युवा थाई महिलाएं विवाह से पूर्व यौन क्रिया करने में संलग्न होती हैं। वियतनाम में एक बिल्कुल नए तरीके से महामारी का आगमन हुआ है। वैसे इसके संचरण की संख्या अभी तक 1% से कम ही है, किंतु अन्य प्रांतों में HIV का स्तर 20% तक मादक द्रव्य के व्यसनियों में सांझी सुइयों का प्रयोग करने से माना गया है। जो व्यसनी इसका प्रयोग करते हैं, ऐसा विश्वास किया जाता है कि 2/3 HIV का संचरण इसी के कारण हुआ है, किंतु वियतनाम में असुरक्षित यौन क्रिया को भी इसका प्रमुख कारण माना गया है। इंडोनेशिया में महामारी हाल के दिनों में दिखाई दी है। यह 21 करोड़ जनसंख्या का द्वीप समूह है। इसमें 31 प्रांत हैं, जिनमें 6 प्रांत बुरी तरह से HIV महामारी से संक्रमित हैं। इसमें संक्रमण के फैलाव का मुख्य कारण विसंक्रमित सुइयों का प्रयोग तथा मादक द्रव्य दुरुपयोग करने वाले व्यसनियों द्वारा साझा सुइयों का प्रयोग मान गया है। HIV संक्रमण का प्रकोप इसके 1.45 लाख 1.70 लाख लोगों में पाया गया है। ये सभी मादक द्रव्य दुरुपयोग के व्यसनी हैं और साझा सुइयों का प्रयोग करते हैं। इनकी संख्या में 3 गुना वृद्धि हुई है। वर्ष 1999 और 2003 के बीच ये संख्या 16% से 48% तक रही थी। वर्ष 2002 और 2003 में इंडोनेशिया में 2 लाख महिला यौन क्रिया कार्यकर्ता थीं, जिसके कारण HIV का संचरण संभव हुआ। अनेक क्षेत्रों में सिरो निगरानी से पता चलता है कि HIV संक्रमण अभी तक कुछ समुदायों में कोई विशेष महत्व नहीं रखता है। अन्य देश की HIV संक्रमण अभी तक शुद्ध
बांग्लादेश में राष्ट्रीय वयस्कों में संक्रमण 0.1% से कम है, परंतु यहाँ पर जोखिम का महत्वपूर्ण स्तर या संभावनाएं मौजूद हैं। यहाँ पर अधिकतर पुरुष लगातार यौन क्रियाओं का क्रय करते हैं, जिसका एशिया के किसी अन्य देश में ऐसा अनुपात दिखाई नहीं देता है। पश्चिमी पूर्व बांग्लादेश में मादक द्रव्यों के प्रयोग में वृद्धि दिखाई देती है। ये बताने की आवश्यकता होगी तथा एक सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि 65% युवा लोग और 20% विवाहित महिलाओं को एड्स की जानकारी नहीं है, वहीं पर 33% विवाहित लोगों को एड्स के बारे में जानकारी है। पाकिस्तान में 2001 में राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या का अध्ययन हुआ था, जिसमें HIV संचरण का स्तर बहुत कम पाया गया था। पाकिस्तान ने एक आकलन में पाया है कि वयस्कों में HIV का संचरण लगभग 0.1% है। यहाँ पर 30 लाख लोग हेरोइन के प्रयोग करने वाले हैं और 1990 के दशक में अधिकतर लोगों से मादक द्रव्यों का प्रयोग करने लगे हैं। HIV एड्स का प्रभाव। HIV एड्स की स्थिति चाहे निम्न स्तर की हो या फिर उच्च स्तर की स्थापना अथवा स्थिति हो, दोनों ही स्तरों पर यह मानव के विकास में बाधा डालती है। इसके परिणामस्वरूप यह आवश्यक हो गया है कि इसकी रोकथाम के लिए मानवीय शर्तों में अनुसंधान करने की अत्यंत आवश्यकता है। यह महामारी व्यक्तिगत तौर और अपारिवारिक स्तर पर समूचे विश्व में लगातार विनाश की घंटी बजा रही है। जिन देशों में इसका अत्यंत भारी दबाव है, जिसके कारण स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक प्रगति कई दशकों से अवरुद्ध पड़ी हुई है, दशकों से जीवन प्रत्याशाओं को निम्नतर कर दिया, आर्थिक विकास की गति धीमी हो गई, गरीबी और गहरी बन गई और लंबे समय से भोज्य पदार्थों का मिलना कठिन हो गया है अथवा उनमें कमी आ गई है। उप सहारा अफ्रीका जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पर परिवारों और समुदायों पर भयंकर प्रभाव पड़ा है। अधिकतर अध्ययनों से यह पता लगा है कि इसका व्यापक प्रभाव हुआ है तथा ये सिद्ध होता है कि यहाँ का वार्षिक आर्थिक विकास में इन देशों का औसत 1% और 2% के बीच गिरावट आई है, परंतु सरकार के राजस्व प्राप्ति तथा व्यय करने की क्षमता में अत्यंत कमी आई है। ये सब इसके प्रभावों का परिणाम है, या ये कह सकते हैं कि जो प्रगति विकास स्वर्ण युग प्राप्त करने में समक्ष हो सकती थी, वो इसके प्रभाव के कारण सब व्यर्थ हो गया है। दक्षिणी अफ्रीकन देश मानव क्षमता के संकट का सामना कर रहे हैं। वे लोग पहले ही आवश्यक कुशल कर्मचारियों का अभाव झेल रहे हैं, जो सरकार की ओर से व्यापक सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध करा सकते थे। एड्स के कारण ये संकट सामने आया है। इन देशों की सरकारें अपने समुदायों के प्रति जो जिम्मेदारियां निभानी थी, उन्हें पूरा करने में असमर्थ हैं तथा इस संकट से निपटने अपने कर्मचारी वर्ग को सक्रिय बनाने में असमर्थ तथा वे स्रोतों का अभाव हो गया है जिनके माध्यम से इनसे निपटा जा सकता था। जनसंख्या और जनसंख्या की संरचना पर प्रभाव। संयुक्त राज्य के जनसंख्या प्रभाग के अनुसार 1990 के दशक में जीवन प्रत्याशा की आयु 59 वर्ष की थी। 2005 तथा 2010 ये केवल 45 वर्ष की रह गई है, जो बहुत की संकटपूर्ण स्थिति को प्रदर्शित करती है। उपसहारा अफ्रीका में HIV का संक्रमण दुनिया के सब देशों की तुलना में उच्चतम है, इसीलिए ये भौगोलिक संकट का सामना कर रहा है। जीवन प्रत्याशा की गिरावट इतनी गिर सकती है कि हो सकता है कि 60 वर्ष के व्यक्ति के समक्ष 15 वर्ष के किशोरों की मृत्यु होने लगे। HIV का प्रभाव सबसे अधिक वयस्कों की मृत्यु दर पर देखा जा सकता है, जो सबसे अधिक 20 वर्ष और 30 वर्ष के लोगों पर दिखाई देती है। वहीं इससे भी अधिक पुरुषों से अधिक महिलाओं को सबसे अधिक प्रभावित किया है। निम्न और मध्य आय वाले देशों में HIV से संक्रमित व्यक्तियों जिनका आयु वर्ग 1549 वर्ष है, उनकी मृत्यु दर 20 गुना अधिक उनसे है जो औद्योगिक देशों में HIV से संक्रमित लोगों की मृत्यु दर का औसत है। यह इस बात को सिद्ध करता है कि जो लोग एंटीरिट्रोवायरल चिकित्सा लेने में समर्थ हैं, उनकी मृत्यु दर निम्न है, और जो गरीब देश हैं और वे इस चिकित्सा का भार उठाने में असमर्थ हैं, वहां पर उच्च मृत्यु दर है। अभी हाल में ही निम्न और मध्य आय वाले देशों के लोगों की जीवन प्रत्याशा की आयु में नाटकीय वृद्धि हुई है। बहरहाल वर्ष 1999 तक जीवन प्रत्याशा की आयु एड्स के कारण 38 देशों में अत्यंत कम हो गई थी। अफ्रीका के 7 देशों में जहां पर HIV संक्रमण में 20% की वृद्धि हुई है, वहां पर जो लोग 1995 और 2000 के बीच पैदा हुए हैं, उनकी जीवन प्रत्याशा 49 वर्ष की हो गई है। यह आयु जिनको एड्स नहीं है, उनसे 13 वर्ष कम है। HIV को आप संपूर्ण जनसंख्या के दृष्टिकोण से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि यह सबसे पहले वयस्कों को संक्रमित करती है और उनमें भी सबसे अधिक महिलाओं को संक्रमित करती है।
इसका अर्थ ये हुआ कि यह महामारी सभी देशों को भौगोलिक तथा पारिवारिक संरचना में प्रभावी होते हुए भयंकर परिवर्तन कर देती है और पूरी संरचना को नष्ट कर देती है। सामान्य तौर पर राष्ट्रीय जनसंख्या को पिरामिड के रूप में चित्रित किया जाता है या फिर उसे दर्शाया जाता है। यह महामारी जब उच्च प्रभावित देशों में संक्रमित होती है तो यह अपना एक नया ढांचा तैयार कर देती है। उदाहरण के लिए, यदि दक्षिण अफ्रीका में महामारी की स्थिति स्थिर रहती है तो यहाँ की जनसंख्या की संरचना नष्ट न हो जाएगी। यह मध्य वयस्क आयु के लोगों को प्रभावित करेगी, वहीं पर यह 30-50 वर्ष के आयु वर्ग के पुरुषों की तुलना में यह महिला को अत्यधिक प्रभावित करेगी, या ये कह सकते हैं कि महिलाएं अधिक संक्रमित होगी जबकि पुरुष कम होंगे। पुरुषों से अधिक महिलाएं प्रभावित होती हैं। ये देखा गया है कि यह महामारी महिलाओं और लड़कियों को सबसे अधिक प्रभावित करती हैं। अधिकतर महिलाएं उन देशों में जहां पर अत्यंत तीव्र महामारी का प्रकोप है सबसे अधिक प्रभावित होती हैं। वे भारी आर्थिक, कानूनी, सांस्कृतिक और सामाजिक असुविधाओं और समस्याओं का सामना करती हैं तथा वहां पर यह महामारी उन्हें अपने प्रभाव से और अधिक संवेदनशील बना देती है। अनेक देशों में केवल महिलाएं ही हैं जो रोगियों की देखभाल, उत्पादन और परिवार का संरक्षण करती हैं, उनके ऊपर ही संपूर्ण भार होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि एड्स का संपूर्ण प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है, वे ही इस संकट का भार वहन करती हैं। अनेक परिवार अपनी लड़कियों को विद्यालयों से इसलिए रोक देते हैं क्योंकि उन्हें HIV से संक्रमित व्यक्ति की देखभाल का भार उठाना पड़ता है। प्रायः वृद्ध महिलाएं अपने बच्चों की देखभाल करने को मजबूर हो जाती हैं जब उनके युवा बच्चे इस महामारी से बीमार पड़ जाते हैं। इसके बाद वे अपने बच्चों से वंचित हो जाने पर वृद्ध महिलाएं अपने पोतों की प्रतिनिधि हो जाती हैं, अर्थात अपने बेटों के स्थान पर वे स्वयं अपने पोतों की देखभाल की जिम्मेदारी को निभाती हैं। युवा महिलाएं अपने एड्स पीड़ित पति की मृत्यु हो जाने पर वे विधवा हो जाती हैं और इसके साथ ही उनको भूमि और संपत्तियों से बेदखल कर दिया जाता है, अर्थात उनको इस अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। विधवा महिलाएं परिवार की एकमात्र संरक्षक हो जाती हैं, जिन्हें अपने परिवार के भरण पोषण के उत्पादन एवं भोजन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। इसके परिणामस्वरूप वे भोजन और अन्य वस्तुओं की प्राप्ति के लिए इसके बदले में वे अपने शरीर बेच देती हैं, अर्थात मजबूरी में उन्हें यौन क्रियाओं के लिए स्वयं को समर्पित करना पड़ता है। जब किसी स्त्री का पति बीमार हो जाता है तो पत्नी स्वयं ही उसकी देखभाल का भार उठाती है। जब कोई महिला एड्स की देखभाल में अपना सारा समय लगा देती है, ऐसी स्थिति में उसे इससे अधिक कार्य घर के कामकाज में बिताने पड़ता है। इसके अतिरिक्त HIV के संक्रमण के संदर्भ में महिलाओं के साथ कलंक भी लगा हुआ होता है, जिसके कारण उन्हें लोगों के लिए बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता होती है। परिवार का सहयोग और निष्ठा उन्हें प्राप्त नहीं होती है। यदि एक महिला HIV से संक्रमित हो जाती है और इसका उसके परिवार को पता लग जाता है, ऐसी स्थिति में उस महिला को घर से निकाल देते हैं तथा उसको किसी भी प्रकार की सहायता और सहयोग नहीं देते हैं, वहीं उसकी देखभाल भी नहीं करते हैं। गरीबी और भूख पर एड्स का प्रभाव। कुछ अत्यधिक प्रभावित देशों में एड्स महामारी के प्रभाव से अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर देती है तथा गरीबों के जीवन स्तर को पहले ही नष्ट कर देती है। गरीबों को और अभावग्रस्त बना देती है। उदाहरण के लिए जाम्बिया के लोगों का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 1980 और 1999 US $505 से US $370 के बीच 20% से अधिक कम हो गया था। इसी अवधि में प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन प्राप्त करने वाली कैलोरीज में 2273 से 1934 की गिरावट आई थी। USCTAD 2002 इसी समय गरीब परिवारों को और अधिक गरीब बना दिया तथा इस नई स्थिति से निपटने में और अधिक अक्षम निस्सहाय बना दिया था। यहाँ तक कि उन देशों में भी जहाँ पर इस महामारी का प्रकोप कुछ कम था, वहाँ पर परिवारों और समुदायों का सर्वनाश कर दिया था। उपसहारा अफ्रीका में एड्स के अतिरिक्त अन्य जीवन को चुनौती देने वाले रोग फैल गए थे, जैसे कि तपेदिक और मलेरिया इत्यादि। इस सर्वनाश के संदर्भ में कहा जा सकता है कि गरीब परिवारों और समुदायों को इस महामारी से निपटने के लिए और अधिक संघर्ष करना पड़ रहा था। आय और रोजगार के अवसर असुरक्षित हो गए थे, रोग का इलाज करने में असमर्थ थे। वहां के निवासियों का भविष्य अंधकार में हो गया था और वे तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक एड्स की चुनौती का सामना करने के लिए और अधिक साधनों का निर्माण नहीं करेंगे। किस प्रकार से परिवार HIV एड्स के प्रभाव का अनुभव करते हैं? एड्स के कारण परिवार का संक्रमित सदस्य अपनी आय और उत्पादन करने से वंचित हो जाता है। यदि संक्रमित व्यक्ति घर में अकेला ही कमाने वाला व्यक्ति है तो ऐसी स्थिति में घर की स्थिति अत्यंत भयंकर हो जाती है।
एड्स के रोगी की देखभाल के लिए असामान्य प्रयासों की आवश्यकता होती है। इसलिए अन्य घरेलू सदस्यों के रोगी की देखभाल के लिए विद्यालय छुड़ाना पड़ सकता है अथवा उनका काम भी छोड़ना पड़ सकता है। एड्स के कारण घरेलू खर्चों में अत्यंत वृद्धि हो जाती है, जैसे कि दवाइयां खरीदना, यहाँ तक मरने के पश्चात उसके संस्कारों के लिए भी खर्चों में वृद्धि हो जाती है। गरीब परिवार सबसे अधिक प्रभावित होते हैं तथा उन्हें आर्थिक स्रोत तथा सामाजिक स्थिति से वंचित होना पड़ता है। वहीं पर उन्हें मजबूरी में अपने बच्चों को काम के लिए अप्रवासी बनाना पड़ता है। सामान्य गरीबों से वे गरीब व्यक्ति अधिक प्रभावित होते हैं जिनके परिवार में कोई एक सदस्य संक्रमित हो जाता है। जब वृद्ध लोग अपने बच्चों को खो देते हैं तो वृद्धों का और अधिक संघर्ष करना पड़ता है, उनकी संवेदनशीलता तथा उनका जीवन नष्ट हो जाता है। दक्षिणी अफ्रीका और ज़िम्बाब्वे में एड्स का एक अध्ययन किया गया जिसमें ये तथ्य सामने आए कि जो लोग पहले से बहुत गरीब थे और उनके यहाँ एड्स से पीड़ित परिवार के सदस्य की देखभाल में व्यय करने के कारण उनकी आय 66% से 80% तक कम हो गई। थाईलैंड में 1997 में एक अध्ययन किया गया जिससे पता लगा कि रोजगार प्राप्त परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर जिसकी मृत्यु का कारण एड्स था, उस परिवार की आय जीवन भर के लिए 20% से अधिक कम हो गई तथा यह आय उस परिवार से भी बहुत कम थी जिस परिवार में कोई भी एड्स से पीड़ित नहीं था और न ही उस परिवार में जिसमें किसी की मृत्यु हुई थी। शिक्षा पर प्रभाव। शिक्षा पर एड्स का प्रभाव दीर्घकालीन विकास के निहितार्थ लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत बड़ी बाधा या रुकावट है। एड्स उन बच्चों की शिक्षा में बड़ी रुकावट है जो बच्चे वर्ष 2015 तक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना चाहेंगे। महामारी प्रशिक्षण और शिक्षा की गुणवत्ता को कमजोर कर देती है। जो लोग अच्छे स्तर के विद्यालय और विश्वविद्यालय में शिक्षा से लाभ उठाना चाहते हैं, यह उन लोगों को भी प्रभावित करती है जो पहले से ही व्यावसायिक बुद्धि प्रवाह यानी कि ब्रेन ड्रेन होता है। अफ्रीका में अध्यापक और प्रवक्ता अधिकतर HIV से पीड़ित है जिनकी आयु समूह समान है। महिला अध्यापकों की संक्रमण संख्या सामान्य लोगों के समान ही है, जिसमें पुरुषों का संक्रमण 19% है और महिलाओं का संक्रमण 28% है, जो पुरुषों से कहीं अधिक है। अनेक एड्स से पीड़ित परिवार अपने बच्चों को विद्यालय से हटा लेते हैं क्योंकि उन्हें श्रम की पूर्ति करनी होती है, क्योंकि संक्रमित होने के बाद घर का खर्च बढ़ जाता है और उसकी पूर्ति के लिए विद्यालय छुड़ाना अनिवार्य हो जाता है। यदि बच्चों की मां मर रही है या फिर मर चुकी है, ऐसी स्थिति में विशेषकर घर के कार्यों को पूरा करने के लिए लड़कियों को विद्यालय जाने से रोक देते हैं और यदि पिता की मृत्यु हो गई है तो भी बच्चे को स्कूल छोड़ना पड़ता है क्योंकि घर का खर्च चलाने के लिए आय की आवश्यकता पड़ती है। लावारिस बच्चे अथवा एड्स से संवेदनशील बने विद्यालय में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्हें अपने घर के कामकाज देखने पड़ते हैं अथवा अपने सहोदर भाई बहनों की देखभाल करनी पड़ती है, अथवा साधारण सी बात है कि वे विद्यालय की फीस देने में भी असमर्थ होते हैं। शिक्षा पर एड्स के प्रभाव को हल करने के लिए इसे सामाजिक और आर्थिक संदर्भ में देखते हुए इसका हल निकालना चाहिए। गरीबी के कारण शिक्षा लेने के प्रयास विफल हो जाते हैं क्योंकि इसमें व्यापक आर्थिक कारक होते हैं जिससे एड्स महामारी के कारण परिवार की आय क्षमता कमजोर हो जाती है और वे अपने बच्चों को विद्यालय में शिक्षा दिलाने में असमर्थ हो जाते हैं। शिक्षा की गुणवत्ता में इसलिए गिरावट आती है कि रोग के कारण अध्यापकों का मनोबल कमजोर हो जाता है। एक ये भी कारण है कि बिना अनुभव वाले और कम पढ़ लिखे अध्यापकों के कारण भी शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां विद्यालयों में 1 या 2 ही अध्यापक होते हैं और उन्हीं पर विद्यालय निर्भर करता है, ऐसी स्थिति में अध्यापक के बीमार पड़ने अथवा मृत्यु होने पर विद्यालय को इसकी हानि उठानी पड़ती है। बहरहाल, यहाँ कुछ ऐसे सूक्ष्म मुद्दे हैं जिनके कारण शिक्षा को हानि उठानी पड़ती है, जिसमें प्रोत्साहन की कमी, पढ़ाने पढ़ने की अयोग्यता या अक्षमता, क्योंकि परिवार या फिर किसी साथी के एड्स पीड़ित होने की चिंता प्रमुख कारण होता है। हैरिस और सकबर्ट 2001। उद्योगों पर प्रभाव। UNDP ने मालवी सार्वजनिक क्षेत्र में मानव संसाधनों पर HIV एड्स के प्रभाव पर एक व्यापक अध्ययन किया है। इसमें तथ्य प्रकट किए हैं कि वर्ष 1990 तथा 2000 के बीच सरकार के स्टाफ द्वारा देश का वार्षिक घाटा 12 गुना बढ़ गया था। इसका कारण एड्स से मरने वाले अधिकतर युवा वर्ग के थे। UNDP 2002। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य दक्षिणी अफ्रीकी देशों में प्रमुख मंत्रालयों ने रिपोर्ट दी है कि आधे से अधिक पदों पर भर्ती नहीं की जा सकी है, वे पद खाली पड़े हैं। एड्स ने आर्थिक सुरक्षा और विकास को चुनौती दी है क्योंकि यह सबसे पहले उन्हीं लोगों को संक्रमित करती है जो लोग कार्यश्रम की अवस्था के होते हैं। यह उद्यमों को जीवित रखने या बनाए रखने के निहितार्थ होता है और उत्पादन क्षमता को दीर्घावधि तक बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है।
महामारी श्रमिक आपूर्ति, उत्पादकता, बचत और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति को प्रभावित करते हुए आर्थिक विकास को रोक देती है। HIV से संक्रमित व्यक्ति अपने कार्य को खो देता है, जिससे उसकी आय बंद हो जाती है और वो बचत नहीं कर पाता है। इसके परिणामस्वरूप वो उपभोग अधिक करता है और बचत कम। कार्यस्थल, फार्म्स, फैक्ट्रीज, बाजार, स्टॉल या सरकारी कार्यालय उत्पादन कम करते हैं अथवा कभी कभी असफल रहते हैं। उत्पादन में कमी आने के कारण लाभ, कर, राजस्व और निवेश कम हो जाता है। उच्चतम संक्रमित देशों में एड्स श्रम बल विकास दर को कम कर देती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने स्पष्ट किया है कि 38 देशों में सभी परंतु 4 अफ्रीका में हैं, वर्ष 2020 तक एड्स के कारण 5% और 35% तक कम हो जाएगा। महामारी कार्यबल की गुणवत्ता को भी क्षति पहुंचाती है, क्योंकि एड्स पीड़ित व्यक्तियों के स्थान पर नए कार्मिकों को रखा जाता है जो युवा होते हैं, कम अनुभवी स्त्री पुरुष होते हैं। इसके साथ ही अध्यापकों और प्रशिक्षकों की कमी होने के कारण भावी पीढ़ी का कौशल स्तर स्वयं गिर जाता है। एड्स के कारण उत्पादन में कमी आती है, लागत अधिक, उत्पादन के संसाधनों में परिवर्तन, कौशल में गिरावट और श्रम बाजार नष्ट हो जाता है। नियोक्ताओं के लिए अपने कार्मिकों के स्वास्थ्य पर अधिक व्यय करना पड़ता है तथा उनके दाह संस्कार पर उन्हें धन खर्च करना पड़ता है, साथ ही उनका लाभ भी कम हो जाता है। महामारी के कारण अनुपस्थिति में वृद्धि, संगठनात्मक बाधाएं, कौशल की हानि तथा संगठनात्मक सक्रियता उसकी यादगार में कमी आती है। पर्यवेक्षकीय कार्मिकों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वे अपना ज्ञान और बड़े प्रेम से अर्पित करते हैं और महामारी के कारण उनके स्थान पर भाड़े पर अन्य लोगों को रख लेते हैं। अत्यधिक और उच्चत प्रभावित क्षेत्रों में कुशल कार्मिकों और प्रबंधकीय स्तर के कर्मियों की कमी रहती है, जिसके कारण ये पद कई महीने अथवा वर्षों तक रिक्त पड़े रहते हैं, जिससे उत्पादन की लागत में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इससे भी अधिक प्रभाव लघु व्यापार और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, जिसका कार्य स्रोत अधिकतर मध्य आय के देशों के स्त्री पुरुष होते हैं। अधिकतर अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करने वाले लोग अपरिवर्तनीय होते हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है तथा उनका बीमा होता है तथा उनके स्वास्थ्य पर सुविधाओं पर अधिक खर्च करना पड़ता है। उनका खर्च अधिक और श्रम और कौशल कम होता है, जिससे कार्यस्थल पर अधिक असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में एड्स कार्यस्थल कार्यक्रम की पहुंच बहुत कम होती है। इस तरह से एड्स का उद्योगों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष काफी प्रभाव पड़ता है। 1.4 भारत में HIV एड्स की स्थिति। भारत में HIV एड्स महामारी लगभग 18 वर्ष पुरानी है और सर्वाधिक गंभीर जन स्वास्थ्य समस्याओं में से एक प्रमुख समस्या मानी जाती है। हालांकि भारत में एड्स का पहला मामला मई 1986 में सामने आया, लेकिन राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नाको के अनुसार 31 अगस्त 2006 तक 32 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से 1,24,995 एड्स के मामलों की सूचना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को प्राप्त हुई है। भारत में HIV एड्स की महामारी। कुल मिलाकर देश में HIV महामारी में वृद्धि हो रही है। जैसे कि असमान क्षेत्रीय आंकड़े संकेत देते हैं कि भारत लगातार कम संक्रमण वाले देशों की श्रेणी की ओर अग्रसर हो रहा है, जिसका संक्रमण 1% से भी कम है। एक आकलन के अनुसार वर्ष 2005 के अंत तक HIV से संक्रमित लगभग 57 लाख 94 लाख लोगों में से 52 लाख लोगों का वो वयस्क समूह था जिसकी आयु 15-49 साल के बीच थी। वर्ष 2002 में HIV संक्रमण के मामले 45.8 लाख पाए थे, जो बढ़कर 61 लाख हो गए हैं। इनका वर्ष 2001 में आकलन 39.7 लाख था। वर्ष 2003 में HIV संक्रमण के मामलों में पिछले वर्ष की तुलना में 5.3 लाख की वृद्धि हुई, 51 लाख 45.8 लाख। ये प्रदर्शन दिखाता है कि HIV संक्रमण में लगातार वृद्धि हुई है, परंतु नए मामलों की संख्या में कहीं वृद्धि नजर नहीं आ रही है और HIV के फैलाव की दर वास्तव में धीरे धीरे कम हो रही है, जैसा कि HIV के आंकड़ों को पंजीकृत किया गया है। देश में HIV संक्रमण का वर्गीकरण। HIV निगरानी सर्वेक्षण आंकड़ों पर आधारित है। इसमें देश के संक्रमण को विभिन्न श्रेणियों में वितरित किया गया है। उच्च संक्रमित श्रेणी के राज्य। उच्च संक्रमित श्रेणी के वे राज्य हैं जहां उच्च जोखिम वाले समूहों में HIV की दर 5% से अधिक हो, जिसमें 1% महिलाओं में जन्म से पूर्व हो।
इन सब में 45 जिलों को उच्च जोखिम वाला माना गया है। ये जिले महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और नागालैंड के हैं, जिनकी पहचान की गई है। यह उच्च जोखिम वाले जिलों में HIV निगरानी संक्रमण के हाल में हुए तीनों में HIV की स्तर का पता लगाया है। संतुलित संक्रमित राज्य। संतुलित संक्रमित राज्य उन्हें कहते हैं जिनमें HIV संक्रमण की दर उच्च जोखिम वाले समूहों में 5% से अधिक की वृद्धि होती है, परंतु महिलाओं में प्रसव पूर्व 1% से कम की वृद्धि हुई है। गुजरात, गोवा, पौंडीचेरी राज्यों की सीमाएं एक दूसरे से सटी हुई हैं, जहां पर उच्च संवेदनशील समूहों में संक्रमण की वृद्धि हुई है। इन राज्यों के 4 जिलों के उच्च संचरण वाले जिलों के रूप में पहचान की गई है। इन आंकड़ों का आधार हाल में हुए सर्वेक्षण HIV निगरानी संक्रमण के 3 चक्रों में संक्रमण के उच्च स्तर का पता लगा है। राज्य। कम संक्रमण वाले राज्य, उच्च संवेदनशील वाले राज्य। कम संक्रमण वाले राज्य उन्हें कहा जाता है जहां पर उच्च जोखिम वाले समूह में संक्रमण की दर 5% से कम होती है। महिलाओं में प्रसव पूर्व संक्रमण की दर 1% से कम होती है। 6 उच्च संक्रमण और 3 संतुलित संक्रमण राज्यों के अतिरिक्त शेष राज्य और केंद्र शासित प्रदेश निम्न या कम संक्रमण की श्रेणी में आते हैं। ये श्रेणी उच्च संवेदनशील राज्यों में परिवर्तित कर देती है, क्योंकि यहाँ पर रोकथाम के उपायों को लागू करके संक्रमण की वृद्धि को रोका जा सकता है। आयु, लिंग के आधार पर एड्स का वितरण या वर्गीकरण। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नाको की वर्ष 2006 की रिपोर्ट के अनुसार यौन क्रियाओं में सक्रिय लोग और आर्थिक रूप से उत्पादक आयु समूह 15-50 वर्ष में एड्स के संक्रमण में प्रमुखता पाई गई है। यदि आगे के वर्गीकरण को करने के लिए यदि आयु के घटक को छोड़ दे तो अगला वर्गीकरण 30-49 वर्ष आयु समूह की गिनती करेंगे, जिसमें 1,19,399 लोगों में उच्च संक्रमण की दर पाई गई है। ये 15-29 वर्ष के आयु समूह 39781 से अधिक 8,713 तथा 0-14 वर्ष 5,596 मानी गई है। वर्ष 2003 में HIV निगरानी संक्रमण के 3 चक्रीय दौर में पुरुषों में 73.5% की दर पाई गई, वहीं पर महिलाओं के मामलों की दर 26.5% आंकी गई है। ये 3.1 का अनुपात है। बहरहाल महिलाओं का प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा बच्चों में एड्स के संक्रमण के मामले अत्यंत चिंताजनक हैं। आधे मामले ऐसे मिले जो 6 माह के बच्चे संक्रमित रिकॉर्ड किए गए और 5 वर्ष की आयु के अंदर ही मर गए। यदि यह स्थिति लगातार बनी रही तो भारत सरकार के बाल उत्तरजीवित कार्यक्रम को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त नहीं होगी। इन बच्चों में संक्रमण का माध्यम मां से बच्चा रहा है। कुछ मुंबई की मलिन बस्तियों में संक्रमण की दर उच्च रही है, जिसमें 6% उन लोगों में रही है जिन्होंने प्रसव पूर्व क्लिनिकों में गए हैं। इन आंकड़ों के बाद राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने यह महसूस किया और इस समस्या को ध्यान में रखते हुए AJT के द्वारा बच्चों में एड्स की रोकथाम के लिए कार्यक्रम आरंभ किया। ये कार्यक्रम 1998-1999 से आनुभाविक आधारित है। तमिलनाडु के आंकड़ों से पता चलता है कि उसने प्रसव पूर्व HIV संक्रमण की घटनाओं में कमी है, जो प्रायः मां से बच्चे में होती है, परंतु सामुदायिक सर्वेक्षण में ये दर्शाया गया है कि अभी भी संक्रमण की दर 1% से अधिक है। संचरण के प्रकार। एड्स के रोगियों में संक्रमण के प्रकार प्रमुख रूप से इस प्रकार हैं, जैसे कि एतलिंगी कामुक संपर्क 85.3%, मादक द्रव्यों का सुइयों द्वारा साझा प्रयोग करने वाले 2.34%, रक्तदान या आघान एवं रक्त उत्पाद आघान 2.05%, प्रसव पूर्व संक्रमण 3.80% तथा अन्य 6.46% के रूप में रिकॉर्ड किया गया है। जब से HIV का संक्रमण रक्त आधान और मादक द्रव्यों को व्यसनियों द्वारा साझा सुइयों का प्रयोग करने से लेकर आजकल इस संक्रमण में कमी दिखाई दे रही है। दानदाताओं से रक्त आदान करने के मामलों में ये दर 1999 में 6.7% थी, जो 2003 में 2.6% रह गई है। इस प्रकार संक्रमण में कमी आई है। HIV संक्रमण में प्रसव पूर्व महिलाओं में नाटकीय वृद्धि हुई है। यह वर्ष 1999 के दौरान 0.28% तथा 2003 में बढ़कर 2.7% हो गई है। यह वृद्धि इस दृष्टि से भी देखी जा सकती है क्योंकि वर्ष 2003 में महिलाओं की जांच के कारण में यह मामले प्रकट हुए हैं। भारत में यौन क्रियाओं के माध्यम से HIV
की वृद्धि का मुख्य कारण इस प्रकार रहा है। इसमें सबसे प्रमुख इतलिंगी कामुक संचरण है। इसके साथ ही जो समलिंगी यानी पुरुष से पुरुष लैंगिक क्रिया करने वालों में संक्रमण की दर बहुत कम पाई गई है। सामाजिक आर्थिक विकास पर HIV एड्स का प्रभाव। HIV एड्स रोग अपनी विशेष प्रकृति और देश के लोगों की वर्तमान सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण देश के प्रत्येक हिस्से वर्ग को प्रभावित कर सकता है। इस भाग में हम सामाजिक आर्थिक विकास पर HIV एड्स के प्रभाव का संक्षेप में विश्लेषण करेंगे। आर्थिक प्रभाव। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए युवाओं को आर्थिक रूप से सक्रिय कार्य बल माना जाता है। एड्स के पीड़ितों में से अधिकतर पीड़ित युवा होते हैं। लंबे अंतराल में ये किसी भी देश की उत्पादक शक्ति को नष्ट कर सकता है। ये प्रवृत्ति अफ्रीका में देखी जा चुकी है। इस प्रकार यह हत्यारा रोग वर्तमान उत्पादक प्रणाली का अंत कर देता है। इससे व्यापार के नए अवसर भी समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी उद्यमी महामारी से ग्रस्त क्षेत्र में निवेश नहीं करना चाहता है। ये जर्जर अर्थव्यवस्था के लिए आग में घी का काम करता है। यदि HIV एड्स को फैलने से रोकने के लिए समय पर कदम नहीं उठाए जाते हैं, तो उदारीकरण और बाजार अर्थव्यवस्था से प्राप्त लाभ बुरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं। स्वास्थ्य पर प्रभाव। दूसरा मुद्दा है स्वास्थ्य पर बढ़ता हुआ खर्च। भारत में HIV एड्स की घटना से पहले भी भारत के नागरिकों की सभी स्वास्थ्य संबंधी देखभाल को संतुष्ट करना संभव नहीं था। HIV एड्स के व्यापक रूप से फैलने से स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों पर खर्च किया जा रहा है, जिससे अन्य स्वास्थ्य समस्याएं प्रभावित हो रही हैं। इससे वर्तमान स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रणाली और भी कमजोर हो जाएगी। परिपक्व एड्स का रोगी तपेदिक, निमोनिया आदि विभिन्न संचारी रोगों के प्रति अति संवेदनशील होता है, जैसा कि पहले भी देखने में आया है कि इससे भारत में आम जनता में इन संचारी रोगों के फैलने में मदद मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि यदि समुचित उपाय नहीं किए जाते हैं, तो समस्त स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रणाली को इस रोग के परिणाम भुगतने होंगे। उदाहरण के लिए, अस्पताल में एक अस्वस्थ रक्त बैंक से रुधिर आघान प्रक्रिया से अनेक निर्दोष लोग एड्स के रोगी बन सकते हैं। एड्स के रोग की विशेष प्रकार की प्रकृति के कारण इसके रोगी एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह नहीं रह पाते हैं। वे हमेशा ही पुनर्वास कार्मिकों अथवा परिवार के सदस्यों पर निर्भर रहते हैं। इससे समाज में निर्भरता के दुष्चक्र का निर्माण हो सकता है। 1.6 अंतःक्षेत्रीय समन्वय की आवश्यकता। हम जान चुके हैं कि HIV एड्स केवल एक स्वास्थ्य संबंधी समस्या ही नहीं है, इसलिए विभिन्न क्षेत्रों के बीच समुचित सहयोग का होना महत्वपूर्ण है। इसके लिए विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार के विभागों, शिक्षा संस्थाओं, स्थानीय निकायों, गैर सरकारी संगठनों NGOs, विश्वास पर आधारित संगठन फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस FBOs और कॉर्पोरेट निकायों के बीच HIV एड्स को रोकने तथा नियंत्रण करने के लिए प्रभावी साझेदारी और समन्वय का होना आवश्यक है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन NACO ने प्रकटीकरण और HIV एड्स से संबंधित मुद्दों को संवेदनशील बनाने के लिए विभिन्न संगठनों के साथ समय समय पर बैठक करने के लिए कदम उठाए हैं। गैर सरकारी संगठनों और अन्य निजी स्वयंसेवी संगठनों प्राइवेट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस PVOs से कार्यक्रम के प्रबंधन में भाग लेने के लिए अनुरोध किया गया है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने समस्या के समाधान के लिए उद्योग जगत से सहायता की भागीदारी को सुनिश्चित किया है। भारतीय उद्योग संघ, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की, फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया FICCI, ASSOCHAM, ASSOCCHAM और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसे उच्च स्तर के निकायों ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के साथ HIV एड्स STD निवारण एवं नियंत्रण कार्यों के एकीकरण के लिए सहयोग किया है। इसके लिए उन्होंने अपने स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और अन्य विकास कार्यक्रम शुरू किए हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जमशेदपुर ने अपने परिवार कल्याण कार्यक्रम में HIV एड्स जागरूकता कार्यक्रम के एकीकरण के लिए अग्रणी भूमिका ले रखी है। 1.7 सारांश। HIV एड्स दुनिया के कोने कोने में फैल चुका है तथा इससे हर आयु वर्ग के व्यक्ति के जीवन को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। इस इकाई में हमने HIV एड्स एक के विश्वव्यापी परिदृश्य पर चर्चा की है। हमने विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में इससे उत्पन्न समस्याओं तथा विभिन्न देशों में इससे संबद्ध सामाजिक विकास की समस्याओं की तस्वीर आपके सामने रखने का प्रयास किया है। ये स्पष्ट है कि विश्व का कोई भी देश यह नहीं कह सकता है कि उसके देश में
HIV एड्स का रोग नहीं है और यदि वह ये स्वीकार करने से मना करता है तो इसका अर्थ है कि उस देश में उचित निगरानी व्यवस्था मौजूद नहीं है। भारत में किए गए विस्तृत विश्लेषण से यह पता चलता है कि यह सामान्य रूप से भारत तथा विशेष रूप से विभिन्न राज्यों के लिए किस प्रकार एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन चुका है। यद्यपि भारत में इसका संचरण का प्रमुख माध्यम शारीरिक संबंध है, लेकिन इसके साथ ही साथ अंतःशिरा मादक द्रव्य इस्तेमाल करना, रक्त संचरण, मां से भ्रूण में संचरण जैसे कारक भी सामान्य रूप से पाए जाते हैं। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने इस महामारी पर नियंत्रण करने के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए हैं। HIV एड्स केवल स्वास्थ्यगत समस्या ही नहीं है, यह एक सामाजिक आर्थिक समस्या भी है। हमने इस पहलू का भी विश्लेषण किया है कि यह अर्थव्यवस्था और अन्य सामाजिक संस्थाओं के लिए भी समस्याएं उत्पन्न कर रहा है। इस समस्या को नियंत्रित करने के लिए अंतः क्षेत्रीय समन्वय भी बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने अन्य सरकारी विभागों, गैर सरकारी संगठनों और व्यापार जगत से इस समस्या के निदान के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों में भाग लेने की दिशा में प्रयास करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन अभी भी हमें भारत में HIV एड्स की रोकथाम करने और नियंत्रित करने के लिए विभिन्न एजेंसियों की भागीदारी को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।